नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पहाड़ प्रभात। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। शुरुआत करते हैं पहाड़ प्रभात की। सबसे पहले उत्तरकाशी से बड़ी खबर। सारी गांव में एक घर में आग लगी है। उत्तरकाशी से बड़ी खबर। सारी गांव में एक घर में आग लगी है और घर में रखा सामान बताया जा रहा है जलकर खाक हो गया। तस्वीरें भी हमने आपके सामने रख दी हैं। एक घर में आग लगी, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। और अमूमन पहाड़ों से इस तरह की तस्वीरें नहीं आती है। पहाड़ों में इस तरह की घटनाएं सामान्य नहीं है, क्योंकि पहाड़ों के घरों में इतनी जल्दी और ऐसे आग नहीं लगती, क्योंकि दीवारें मोटी होती हैं, चौड़े पत्थर होते हैं। लेकिन आप इस घर को देखेंगे तो ये जलकर राख हो चुका है। धुआं उड़ता हुआ आपको दिखाई देगा। और कड़ी मशक्कत के बाद आप देखेंगे कि आग पर काबू पाया गया है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पहुंच नहीं पाती हैं, क्योंकि सड़कों के किनारे घर होते नहीं हैं, गलियां नहीं है, पहाड़ ऊंचे ऊंचे। तो ऐसे में स्थानीय लोग या तो जो आपदा प्रबंधन तंत्र है वही मदद करता है लोगों की, या गांव में जाकर। आप इन तस्वीरों को देखिए। आग किन कारणों से लगी यह भी स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन आग के बाद का मंजर आप देखिए। आग के बाद मंजर ये है कि चूंकि पहाड़ों में घर भीतर से लकड़ी के बने होते हैं और वो सब जलकर राख हो गया। चीन की साजिशों का अंत हिंदुस्तान अपने तरीके से कर रहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के रूस दौरे से साफ है कि चीन अपने हक में दुनिया को वो नहीं कर सकता है, अपने काबू में नहीं कर सकता है। कूटनीतिक दृष्टि से हम बात करें तो रूस का इस मामले में पड़ने से इनकार करना भारत की जीत ही है। बॉर्डर पर चीन के पीछे हटने का संकेत ये बताता है कि वो अपनी जिद के चलते भारत से टकराने की गलती नहीं कर सकता। भारत के वीरों की ताकत का अंदाजा देश को है, चीन को है। तभी तो लद्दाख में घायल जवानों ने से सेना प्रमुख ने खुद गलवान घाटी का किस्सा जाना, हालचाल पूछा है। लेकिन सवाल सिर्फ चीन का नहीं है, नेपाल भी इन दिनों चीन के रास्ते पर है। ऐसे में बॉर्डर से जुड़े इलाकों में हलचल क्या है, ये जानने पहुंचा है एबीपी गंगा उत्तराखंड। हमारे ब्यूरो चीफ उत्तराखंड बॉर्डर पर मौजूद हैं अजीत राठी की ये खास रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। हमारा सबसे भरोसेमंद पड़ोसी मुल्क नेपाल हमें आंख दिखा रहा है। नेपाल ने पिथौरागढ़ स्थित भारत के 3 हिस्सों पर अपना हक जताया है, जिसके बाद से ही दोनों देशों के बीच तनातनी का माहौल है। नेपाल के साथ पैदा हुई इस खटास को लेकर एबीपी गंगा उत्तराखंड में नेपाल बॉर्डर की मौजूदा स्थिति का जायजा लेने पहुंचा। हमारी मंजिल थी वो महाकाली नदी जो भारत और नेपाल को अलग करती है, जिसके लिए हमें पहाड़ों के घुमावदार सड़कों और डरावनी घाटियों से होकर गुजरना है। एबीपी गंगा के उत्तराखंड ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी अपने नेपाल बॉर्डर के मिशन पर रवाना हो गए। अजीत सिंह राठी उस इलाके में रिपोर्टिंग के लिए जा रहे हैं जहां फिलहाल की स्थिति में कोई भी न्यूज चैनल नहीं पहुंचा है। हमें पता है कि अभी के हालात में ऐसी जगह जाना ठीक नहीं है, मगर एबीपी गंगा आपको नेपाल बॉर्डर का पूरा सच दिखाना चाहता है। इसीलिए हम हर खतरा मोल लेने के लिए भी तैयार हैं। पहाड़ों की घुमावदार सड़कों पर सफर का अपना रोमांच है, मगर अभी तो हमारी मंजिल है नेपाल बॉर्डर। इसीलिए हम तेजी से अपने सफर पर आगे बढ़ चले। सफर पर निकले हुए अभी कुछ ही देर हुई थी कि हमारे सेना के वाहनों की मूवमेंट नजर आने लगी। वैसे तो आम दिनों में भी यहाँ पर सेना का मूवमेंट रहता है, मगर इन दिनों हालात बदले हुए हैं। चीन के साथ ही नेपाल के साथ भी विवाद चल रहा है, इसीलिए बॉर्डर पर कुछ ज्यादा ही हलचल है। पिथौरागढ़ का ये इलाका कुदरती सौंदर्य से लबरेज है। एक तरफ सुंदर घाटियां मनमोह लेती हैं, तो वहीं कल बहती नदियां दिल को सुकून देती हैं। अपने सफर पर बढ़ते हुए आखिरकार एबीपी गंगा पिथौरागढ़ की नेपाल सीमा पर पहुंच गया है। ये वही महाकाली नदी है जिसके एक तरफ भारत और दूसरी तरफ नेपाल है। इंसानों ने नदी के किनारों को भी देखिए 2 हिस्सों में बांट दिया है। एक हिस्सा भारत और एक और है नेपाल। असल में पिथौरागढ़ जिले से नेपाल के दारचूला और बैतडी जिले मिलते हैं। एबीपी गंगा इस समय नेपाल के दारचूला बॉर्डर के पास है।
मैं इस समय धारचूला में हूँ और धारचूला में भी उस जगह हूँ जहाँ पर ये झूला पुल है जो नेपाल के दारचूला को धारचूला से जोड़ता है। यानी धारचूला भारत का हिस्सा और दारचूला नेपाल का। दारचूला एक डिस्ट्रिक्ट है जो नेपाल का डिस्ट्रिक्ट है, जो हमारे पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट से लगा हुआ है। और ये महाकाली नदी है। इस नदी का आप वेग देख सकते हैं। ये सरहद है दोनों देशों की। और सामने आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि ये जो नेपाल का एक छोटा कस्बा, छोटा शहर है, तो ये आप देख रहे होंगे किस तरह से वहाँ पर मतलब ऐसा नहीं लगता कि ये दो देशों के हिस्से हो सकते हैं। ऐसा लगता है कि बिल्कुल ये एक ही देश है, एक ही मतलब यहाँ कोई सरहद नहीं है और नदियाँ अपने वेग से बह रही है, तो उसका कोई डिमार्केशन नहीं है। दारचूला में दरअसल महाकाली नदी पर एक पुल बना हुआ है। इस पुल के जरिए भारत और नेपाल के लोग एक दूसरे के देश में आते रहते हैं। कहने को तो ये दो देशों के सरहद है, मगर देखा जाए तो यहाँ लोगों के बीच सदियों पुराने रिश्ते हैं, जिसने कभी यह आभास नहीं होने दिया कि नदी के पार कोई दूसरा देश है। ये नदी वही नदी है, महाकाली नदी जिसको हम बोलते हैं, जो सुगोली संधि में ये तय हुआ था जब अंग्रेज़ों और गोरखा लोगों के बीच जो लड़ाई हुई और जिसमें गोरखा पराजित हुए, तो ये तय हुआ था कि महाकाली नदी भारत और नेपाल की सीमा होगी। और उस समय से तो कोई विवाद नहीं हुआ, क्योंकि ये विवाद शुरू हुआ जब नेपाल में जो नेपाल नरेश थे उनकी मृत्यु हो गई। और उनकी मृत्यु के बाद जो वहाँ राजशाही ख़त्म हुई, क्योंकि ये माना जाता है कि बहुत पुराने समय से राजशाही प्रो इंडिया रहती थी। तो प्रो इंडिया रहने के बाद राजशाही के, तो भारत को इस तरह की जो चाइना जिस तरह से हरकतें कर रहा है, उस तरह की चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ता था। मगर इन दिनों नेपाल ने भारत के 3 हिस्सों काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को अपना बता दिया है, जिसके बाद से ही दोनों देशों के बीच तनातनी का माहौल है। नौबत यहां तक आ गई है कि नेपाल के एफएम तक में भारत विरोध के गाने तक बज रहे हैं, जिससे पिथौरागढ़ के लोग नाराज हैं। एफएम में नेपाल द्वारा इस प्रकार के अनर्गल बयानबाजी कर रहा है, इसका हम भारतीय गोरखा समाज घोर विरोध करते हैं। और साथ ही और सभी लोगों से हम निवेदन करते हैं कि इस प्रकार के अनर्गल बयानबाजी न करें और देश के आपसी संबंध खराब न करें। नेपाल के इस विरोध के पीछे चीन की साजिश सामने आ रही है। साफ हो चुका है कि चीन के चढ़ावे में आकर नेपाल भारत के साथ विवाद पैदा कर रहा है। प्रचंड कमल दहल के बाद वहाँ परिस्थितियाँ बदलनी शुरू हो गई और वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो प्रो चीन होने लगी। तो प्रचंड कमल दहल ने शुरुआत की, और उससे पहले जब तक राजशाही यहाँ थी तो वो प्रो इंडिया होती थी और इंडिया की पारिवारिक मित्र नेपाल होता था। आज भी लाखों लोग नेपाल के जो भारत में काम करते हैं, और भारत में ही नहीं उत्तराखंड में लाखों नेपाली काम करते हैं और अपना कारोबार करते हैं, अपना व्यापार करते हैं, अपनी आजीविका चलाते हैं। आम दिनों में इस वैली ब्रिज से होकर दोनों देशों के लोग आया जाया करते थे। ऐसे कितने ही लोग जिनका व्यापार इस पुल के जरिए ही चलता है, मगर इन दिनों पुल से आवाजाही बंद है। धारचूला एक ऐसा कस्बा है कि यहाँ से धारचूला और पिथौरागढ़ से तमाम कारोबार इस नेपाल के इस हिस्से का है जो महाकाली नदी से लगा हुआ है। अगर यहाँ से जो ज़रूरी सामान ना जाए तो उधर भूखे मरने की नौबत आ सकती है। लेकिन फिर भी ये विवाद है, चूँकि वहाँ अब इस समय कम्युनिस्ट सरकार है और वो कम्युनिस्ट सरकार अपने हिसाब से चीन के साथ खड़ी हो गई। इस विवाद के बाद अब महाकाली नदी से लगते इलाकों में सेना की मूवमेंट भी बढ़ गई है। नेपाल की तरफ में पिछले कुछ रोज से काफी हलचल देखी जा रही है। भारत और नेपाल के संबंध काफी पुराने हैं। इन संबंधों की मजबूती इतनी है कि सदियों से भारत के लोग और नेपाल के लोग बेरोक-टोक भारत आते रहे हैं, मगर नेपाल के कुछ नेताओं के राजनीतिक स्वार्थ ने अब विवाद की स्थिति पैदा कर दी है। अभी देखना यही है कि जो पहला डिमार्केशन था, जो पहले से चीज़ें तय हो गई थी, नेपाल उसको मानता है या अपनी जिद पर अड़ा रहता है, या चाइना अगला कदम क्या उठाता है। क्योंकि गलवान वैली के बाद नेपाल को सपोर्ट करने के लिए चाइना में तेज़ी से काम हुआ है। अपने सहयोगी कैमरामैन प्रमोद वाजपेयी के साथ नेपाल बॉर्डर से एबीपी गंगा के लिए अजीत सिगराठी। तो चीन को समझना पड़ा है और पीछे हटना पड़ा है, तो वहीं नेपाल को भी समझना होगा कि चीन की ये चालाकियां हित में किसके हैं और नेपाल के कितने हित में है और नेपाल के खिलाफ कितने हैं। उत्तराखंड में कल से रोडवेज की बसें चलेंगी, ये एक बहुत बड़ी अपडेट और जानकारी, क्योंकि रोडवेज बसें ना चलने की वजह से बड़ी परेशानियां लोगों को हो रही थी।
रोडवेज बोर्ड की बैठक में निर्णय ले लिया गया है, फैसला ले लिया गया है और रोडवेज ने 67% तक किराया बढ़ाने का फैसला लिया है। पहले चरण में 74 रूट पर बस सेवा शुरू होंगी। कोरोना के चलते मार्च से रोडवेज की सेवा बंद थी। हालांकि इस पर लोगों को आपत्ति ये जरूर हो रही है कि आखिर किराया क्यों बढ़ाया जा रहा है। रवि केंतुर हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। रवि, एक बहुत बड़ा निर्णय, क्योंकि रोडवेज बसें नहीं चलने की वजह से लोगों को परेशानी हो रही थी। अब आप ये बताइए कि रोडवेज की ये बसें राज्य के अंदर अंदर चलेंगी या दूसरे राज्यों में भी भेजी जाएंगी? क्या दिल्ली तक बसें चलेंगी या दूसरे राज्यों तक बसें जाएंगी? जी बिल्कुल राजीव, आपने सही कहा है, क्योंकि ये जो बसें हैं ये कहीं ना कहीं लोगों की आवाजाही जो रुकी हुई थी वो अब सुचारू हो सकेगी। जहाँ तक ये बसें आएगी ये राज्य के भीतर ही चलेंगी, राज्य अभी बॉर्डर क्रॉस नहीं होंगे। इस पर अभी निर्णय लिया जाएगा। तो अभी भी 74 रूट है जो मुख्य रूट है जहाँ पर आवाजाही बहुत ज्यादा है अभी, तो उन रूटों पर इस बस सेवा को जो है शुरू कर दिया गया है। साथ ही जिस तरीके से डबल किराए को लेकर लगातार जनता का विरोध भी हो रहा था, तो इस पर जो उन्होंने डबल तो नहीं किया है लेकिन 67% इसको बढ़ाया गया है। काफी बढ़ाया गया है, कम नहीं है। तो ऐसे जनता की जेब पर जो है ये बोझ है, क्योंकि 50% सवारियों के साथ इन बसों का संचालन होना है। और सबसे बड़ी बात है कि जब से उत्तराखंड राज्य बना और तब से अब तक रोडवेज हमेशा ही घाटे में रही है। और इस बार तो जो कोविड के चलते जब 50% सवारी आएंगी तो कहीं ना कहीं ये घाटा भी जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि लोगों के लिए ये बड़ी राहत हम कह सकते हैं, आवाजाही में बड़ी राहत मिलेगी। जी रवि, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो रोडवेज की बसें चलनी शुरू हो जाएंगी कल से, लेकिन किराया 67% आपको ज्यादा देना होगा। रुड़की उप कारागार में बंद कैदियों का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें जेल में बंद कैदी प्रशासन पर मारपीट और नशीले इंजेक्शन लगाने का आरोप लगा रहे हैं। वायरल वीडियो के बाद प्रशासन हरकत में आया और जॉइंट मजिस्ट्रेट नमामि बंसल जेल का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। जॉइंट मजिस्ट्रेट का कहना है कि वीडियो की जांच की जा रही है और इस बारे में जेलर से रिपोर्ट मांगी गई है। इस बीच सवाल ये भी है कि जेल में बंद कैदियों के पास मोबाइल कहां से आया? जी मुझे रात 12 बजे सिपाहियों ने निकाला मुझे। रामनगर में कुछ लोगों ने अपने पड़ोसी की बुरी तरह से पिटाई कर दी। पिटाई की यह घटना सीसीटीवी में कैद हुई है, जिसमें साफ दिख रहा है कि कुछ लोग एक शख्स की बुरी तरह से पिटाई कर रहे हैं। इस दौरान वो शख्स बुरी तरह से घायल हो गया। आप इन तस्वीरों को देखिए और मानवता आपको कहीं नहीं दिखाई देगी, इंसानियत आपको कहीं नहीं दिखाई देगी और उम्र का फासला आपको कहीं दिखाई नहीं देगा। इनके भीतर जवान खून था, तो ऐसे में हाथों में जो लाठी डंडे हैं वो उतनी ताकत से एक बुजुर्ग पर मारे जा रहे हैं। देखिए एक महिला भी है, वो महिला कैसे हाथ जोड़ रहे हैं, बिलख रहे हैं कि ऐसा मत करो, मत मारो, उनको बचाने की कोशिश करें। लेकिन युवा खून है और जोश में होश अक्सर खो बैठता है और यही हुआ भी है। रामनगर की ये तस्वीरें चिंताजनक तस्वीरें हैं हमारे समाज के लिए। खबर बड़कोट से, जहां पर नेशनल हाईवे 94 3 जगह पर बंद हो गया है। नेशनल हाईवे 94 पर खरादी, पालीगाड़ और डबरकोट के पास में रास्ता बंद हो गया है और उसके पीछे की वजह है सड़क पर मलबा आ गिरा है। मलबा गिरने की वजह से मार्ग बाधित हो गया है। तो बारिश की शुरुआत ही हुई है और शुरुआत में ये स्थितियां हैं कि कई जगहों पर मार्ग बंद हो गए हैं। नेशनल हाईवे 94 3 जगह पर बंद हो गया है। खरादी, पालीगाड़ और डबरकोट के पास में रास्ता बंद हो गया है। जेसीबी की मदद से मार्ग को बताया जा रहा है कि बाद में खोल भी दिया गया, तो काफी देर तक ये मार्ग बंद रहा, उसके बाद मार्ग खोल दिया गया है। नितिन चौहान हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए। नितिन, क्या स्थितियां हैं वहां पर अभी? देखिए राजीव, जिस तरीके से अब ये कह सकते हैं कि मानसून जो है अब सक्रियता की ओर है, यानी कि जो मानसून की जो शुरुआती दौर की जो बारिश है वो होनी शुरू हो गई और रात से ही यमुना घाटी के निचले इलाके हो या फिर ऊंचाई वाले क्षेत्र लगातार बारिश हो रही है। और रात को जिस तरीके से बारिश हुई है इसमें NH 94 के 3 स्पॉट ऐसे हुए हैं जो सड़क मार्ग बिल्कुल पूरी तरीके से बंद हो गए। इसमें NH 94 का जो पालीगाड़, खरादी और डबरकोट पिछले 4 से 5 सालों से लगातार परेशान करते आ रहा है। लेकिन अब जो नए डेंजर जोन पैदा हुए हैं ऑल वेदर सड़क कटिंग कार्य के बाद, वो खरादी और
पालीगाड़ का है, जो अब पिछले 2 दिनों से लगातार रात की बारिश से भी अब बंद होते नजर आ रहे हैं। राजीव, फिलहाल अभी खरादी का जो स्पोर्ट है वो खोल दिया गया है, और इसके अतिरिक्त जो डबरकोट है, डबरकोट में मलबा ज्यादा आने के कारण अभी फिलहाल NH विभाग और ऑल वेदर की जो टीम है उन्होंने अपनी JCB मशीन अपने स्पोर्ट में भेज दी है, ताकि वक्त रहते सड़क मार्ग को खोल दिया जाए। राजीव जी, आपका नितिन इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। बरसात के मौसम में उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड्स की घटनाएं काफी होती हैं, भूस्खलन होता है, और इसी को लेकर CM त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आपदा प्रबंधन विभाग को सभी व्यवस्थाएं बेहतर करने के निर्देश दिए हैं। वहीं SDRF से भी आपदा की किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं, ये भी उन्होंने कहा है। आपदा प्रबंधन जो हमारा विभाग है उसकी बैठक हमारी पिछले दिनों हुई है, और जितने भी जिलाधिकारी हैं सभी को और जो संबंधित विभाग हैं उनके लिए उनको बजट भी प्रदान कर दिया गया है, और सबसे हाई अलर्ट पर रहने को कहा गया है। SDRF हमारी बहुत सुयोग्य है, मुझे विश्वास है कि अपना काम बहुत बेहतरी से। हमारे पास पर्याप्त उपकरण भी हैं और सबको हम लोगों ने ट्रेन भी किया है, न सिर्फ SDRF बल्कि डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट पुलिस, PSC, होमगार्ड, PRD और लोकल पब्लिक को हम लोगों ने इसमें जागरूक भी किया और ट्रेन भी किया है। तो जो भी संवेदनशील स्थान है जहाँ पर हर साल जो है ना स्लाइड आते हैं या जहाँ पर कैजुअलिटी होती है, वहाँ पर स्पेशली हम लोगों ने उस एरिया को एयरमार्क कर रखा है, और उन जगहों पर हम लोगों ने SDRF की टीम को तैनात कर रखा है। बात है बागेश्वर की। प्री मॉनसून की दस्तक के बाद जिला आपदा प्रबंधन विभाग में अलर्ट मोड पर आ गया है, अपनी तैयारियों में जुट गया है। भूस्खलन वाले स्थानों को चिन्हित करके JCB मशीनों की समुचित व्यवस्था, मुख्य और ग्रामीण मोटर मार्गों के बंद होने की हालत में वैकल्पिक मोटर मार्गों की भी व्यवस्था और उनको दुरुस्त रखने, साथ ही ग्रामीण अंचलों के युवक मंगल और महिला मंगल दलों के अध्यक्षों के मोबाइल नंबर आपदा प्रबंधन केंद्र को उपलब्ध करवा दिए गए। बताते चले आपको कि सबसे ज्यादा कपकोट ब्लॉक और तहसील में आपदा से जनहानि का खतरा रहता है। मॉनसून स्टार्ट हो गया और बारिश भी स्टार्ट हो गई है, इसलिए हमने सभी जो हमारी जिला स्तरीय कार्य योजना बनती है वो तैयार कर ली है, जिसमें सभी सड़क विभाग की, खाद्यान्न की या शिक्षा विभाग की, स्वास्थ्य विभाग की कार्य योजनाएं सबकी संकलित करते हुए कार्य योजना तैयार की गई है। और सभी हमारी तहसीलों और थानों को हमने अलर्ट में रख रखा है, और सबके जो इक्विपमेंट्स हमने वितरित किए गए हैं सबको बोल रखा है कि सब वो एक्टिवेट पोजीशन में रखेंगे। अब एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, आप देखते रहिए पहाड़ प्रभात। मैडम